हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विद्यासागर पर स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें। आज जो हम क्लास 12th के मैथ एक्सरसाइज नंबर 3.2 के पार्ट नंबर 5 को पढ़ेंगे और यहाँ पर जो है प्रश्न संख्या 19 से जो है हल करेंगे। आज जो है प्रश्न संख्या 19 को हम हल करेंगे। प्रश्न संख्या 19 प्रश्न 19 को जो है हल करेंगे। अब देखिए प्रश्न संख्या 19 क्या है। देखिए प्रश्न संख्या 19 क्या है, अपनी किताब से देख सकते हो। अब देखिए प्रश्न संख्या 19 है, किसी व्यापारी संघ के पास 30,000 रुपये का कोष है। अब देखिए किसी व्यापारी संघ के पास जो है 30,000 रुपये का कोष है, जिसे दो भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित करना चाहता है। तो सबसे पहले हम बांड को लिख लेते हैं कि 30,000 रुपये उसके पास है और दो भिन्न बांडों में जो है उसको निवेशित करना चाहते हैं। हम लिख लेते हैं कि पहले बांड का जो है हल करेंगे तो लिखेंगे पहले बांड में निवेशित राशि। पहले बांड में निवेशित राशि मतलब कितना निवेशित कर रहा है, निवेशित राशि। पहले बांड में निवेशित राशि बराबर हो जाएगा x रुपये। हमको नहीं मालूम है तो हम मान लेंगे कि पहले बांड में x रुपये निवेश करता है। तो दूसरे बांड में कितना हो जाएगा, दूसरे बांड में निवेशित राशि हो जाएगा। टोटल उसके पास 30,000 है और 30,000 को दो बांडों में जो है हमको डिवाइड करना है। फर्स्ट में x रुपये दे दिया तो दूसरे में क्या हो जाएगा 30,000 माइनस x। देखिए पहले बांड में जो है x रुपये और दूसरे बांड में जो है 30,000 माइनस x। अब देखिए दूसरे नंबर पर कहा है प्रथम बांड पर 5% का दर लगता है। अब देखिए प्रथम बांड को हम R1 मान लेंगे। R1 पर 5% का दर लगता है। 5% का अर्थ होता है 5/100 और इसको यदि हम दशमलव में बदल देते हैं तो 0.05 हो जाएगा। और दूसरे बांड पर जो है 7% का लग रहा है। दूसरे बांड पर 7% का लग रहा है। 7% का अर्थ होता है 7/100। तो इसको हम यदि दशमलव बदलेंगे तो 0.05। कह रहे हैं कि आव्यूह गुणन का प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपये के कोष को दो प्रकार के बांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे, जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज जो है। देखिए इसमें दो सवाल है। कुल वार्षिक ब्याज ए में जो है कितना रुपये उसको ब्याज मिल रहा है, कितना रुपए उसे ब्याज मिल रहा है 1800 रुपये मिल रहा है। और बी, इसी में जो है दो सवाल है, बी में जो है उसको 2,000 रुपये ब्याज मिल रहा है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि प्रथम बार में जो है उसको 1800 रुपये फायदा हो रहा है और दूसरे में 2,000 रुपये फायदा हो रहा है। अब देखिए R2 दूसरे बांड पर जो है दर की मात्रा क्या है, अधिक है, 0.07% होगा, 0.07% होगा। देखिए दूसरे बार में दर की मान क्या है, अधिक है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि देखिए इसको दो तरीके से संयोजित करना है। एक ऐसा संयोजित करो कि हमको 1800 रुपये ब्याज मिले, मतलब 1800 रुपये का फायदा हो, और दूसरे बार में ऐसा संयोजित करो कि हमको जो है 2,000 रुपये का फायदा हो। और इसे हमें आव्यूह गुणन विधि द्वारा हल करना है। बहुत सिंपल है। देखिए हल जो हम लिखेंगे, एक को हम रो में चेंज कर देंगे और दूसरे को कॉलम में। तो हम निवेशित धन को जो है रो में चेंज कर देंगे। तो निवेशित धन को रो में चेंज करेंगे तो रो हो जाएगा आपका x है, दूसरा पद क्या है 30,000 माइनस x है, और इसको हम कॉलम में चेंज कर देंगे, रेट को हम कॉलम में चेंज कर देंगे। तो ये बताइए क्या है 0.05 और ये जो है हमारा 0.07। और ये बताओ कितना, ये जो है हमारा ब्याज हुआ, ब्याज बराबर ये हमारा बन गया कि हम जो है धन को जो है रो में चेंज कर देंगे और जो दर है
उसे हम कॉलम में कर देंगे और उसके बाद से इन दोनों का गुणा कर देंगे तो ये ब्याज के बराबर होगा। और ब्याज हमारा पहले बार में कितना फ़ायदा हो रहा है, 1800 रुपये फ़ायदा हो रहा है। बता 1800 रुपये हमको ब्याज मिल रहा है। अब इन दोनों का गुणा करके हम x का मान ज्ञात करेंगे। हम जानते हैं कि अवयवों का गुणा जो है रो टू कॉलम होता है, तो रो टू कॉलम कर देते हैं। अब इस रो का जो है इस कॉलम में गुणा कर देंगे, तो x का गुणा जो है इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.05x, और 30 का गुणा इसमें करेंगे तो देखिए 7 का गुणा कर देंगे तो 17 के 21 हो जाएगा। कितने जीरो, 2 2 4 जीरो, 4 जीरो लिख देंगे। लेकिन अब बताइए कि 2 अंक बाद दशमलव भी तो काटना है, 2 अंक बाद दशमलव काट देंगे, यहाँ पर जो 2 अंक बाद दशमलव। अब बताइए 7 में गुणा कर x में गुणा करेंगे तो माइनस 0.007x हो जाएगा, इक्वल टू 1800। अब देखिए ये रो में बनेगा तो एक रो बने, एक ही अवयव बस प्राप्त होगा। अब इसको हम हल कर लेंगे। अब देखिए 0.05x में से 0.07x घटाएंगे तो माइनस 0.02x बचेगा, और ये जो है 2100 बचा है। 2100 इधर प्लस में है क्योंकि दशमलव के बाद 2 जीरो है, उसका कोई महत्व नहीं, दशमलव के बाद जीरो है उसको हम हटा देते हैं। अब देखिए 2100 प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 1800 माइनस 2100, और ये बताइए माइनस 0.2x 0.02x है, इक्वल टू इसको घटाएंगे तो माइनस 300 बचेगा। अब देखिए इसको हम यहाँ पर हल कर देते हैं कि 0.02x इक्वल टू माइनस 300। अब देखिए गुणा में है 0.02 तो उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा भाग में, तो x बराबर हो जाएगा माइनस, ये माइनस में माइनस 0.02 है। अब देखिए माइनस 300 अपान माइनस 0.02, अब माइनस भागे माइनस क्या हो जाएगा, पहले नंबर तो ये प्लस हो गया। x बराबर 300 बटा में, इसको भिन्न में बदल देते हैं तो 2 बटा में दशमलव के 1 100 हो जाएगा, 2 बटा में 100 जो है इधर आएगा तो गुणा बन जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 300 गुणे 100 बटा में 2, और 2 से कटा देंगे तो हो जाएगा 50, और 50 हो गया तो 5 तिहाई 15, x बराबर हो जाएगा 15 और 2 जीरो इसके लिए और 1 जीरो इसके लिए। मतलब कि फर्स्ट बांड पर जो है हमको पहले बार में 15,000 और सेकेंड बांड पर भी हमें कितना आएगा आंसर, 15,000 ही आएगा। मतलब 30,000 है तो फर्स्ट बांड पर भी हम पहले स्थिति में 15,000 देंगे और सेकेंड बांड पर भी हम 15,000 ही देंगे, क्योंकि x का भी मान 15,000 और सेकेंड बांड या दूसरे बांड का निकालेंगे तो 30,000 में से 15,000 घटाएंगे तो 15,000 ही आएगा। तो ये प्रश्न संख्या 19 का ए नंबर ए के अनुसार ये हल है। अब इसी तरीके से हमको बी के अनुसार भी हल करना है। सवाल यही रहेगा, बस बराबर 1800 है तो बराबर हम क्या लिख देंगे, 200 लिख देंगे। देखिए बी के अनुसार हम हल करते हैं, बी के अनुसार हम हल करेंगे तो बन जाएगा हमारा, पहले रो बनाते हैं, रो बन गया। देखिए ब्याज बराबर पहले रो क्या है हमारा, धनों का जो है हम कम्बिनेशन करेंगे। धन कितना है x, इसको अब ये तो खत्म हो गया, इस फर्स्ट वाले के लिए हल हो गया। धन जो है हमारा क्या है x, दूसरे वाले में 30,000 माइनस x, 30,000 माइनस x है, और दर को हम कॉलम बना देंगे, क्या है 0.05 0.07 बराबर कितना फ़ायदा होना चाहिए 2,000, ये हो गया हमारा 2,000 रुपये। अब देखिए रो टू कॉलम कॉम्बिनेशन, रो टू कॉलम जो है गुणा करेंगे। अब देखिए x का गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा हमारा 0.05x, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 17 के 21 प्लस 21 कितने जीरो, 2 2 4 जीरो, और 2 अंक बाद दशमलव काट देंगे, दशमलव के बाद जीरो इसका कोई महत्व नहीं। इसका x में गुणा करेंगे तो माइनस 0.07 इक्वल टू 2000। अब देखिए इसको घटाएंगे, 0.05x में से 0.07 घटाएंगे तो माइनस 0.02x बचेगा, और ये हमारा प्लस 2100 इक्वल टू 2000।
अब देखिए 2100 प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 0.02x बराबर 2000 में से 2100 घटाएंगे तो -100 बचेगा। अब देखिए -100 बचेगा और ये जो है गुणा में है तो उस साइड जाएगा तो किस में बदल जाएगा, भाग में बदल जाएगा। तो देखिए 0.02x माइनस में है, पहले माइनस में है और इक्वल टू ये हो जाएगा -100, और ये जो है गुणा में है तो उधर जाएगा तो भाग, x बराबर हो जाएगा -100 बटा में -0.02। अब देखिए x बराबर हो जाएगा -100 बटा में, इसको माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसको भिन्न में बदल देंगे तो 2 बटा में जो है 100 होता है और भिन्नों का भाग अर्थात ये ऊपर हो जाएगा गुणा, तो x बराबर हो जाएगा 100 गुणे 100, 100 गुणे 100 अब बटा में 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 50, 5 से गुणा कर देंगे तो देखिए 1 0 और 5 0 0 5 0 0 और 5 कम 5, तो x का मान आ जाएगा 5000। अब देखिए x का मान जो है 5000, मतलब प्रथम बांड पर जो है 5000 रुपये देंगे और सेकेंड बांड पर जो है 30,000 में से 5,000 घटाएंगे तो 25,000, तो सेकेंड बांड पर जो है हमारा 25,000 होगा। फर्स्ट बांड पर जो है 5,000 आया तो सेकेंड बांड पर कितना हो जाएगा, 25,000। ये प्रश्न संख्या 19 का हल होगा। प्रश्न संख्या 20 है, किताब से देखोगे प्रश्न संख्या 20 कह रहा है किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान है। अब देखिए 10 दर्जन रसायन विज्ञान है। अब यहाँ पर लिखेंगे हल में हम कि कितनी किताबें हैं, टोटल लिख देंगे 10 दर्जन। चलो आपसे पढ़ेंगे, पहले थोड़ा सा इंक भर लेते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 20 को अपनी किताब से, प्रश्न संख्या 20 है किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान है। हम जानते हैं कि एक दर्जन में जो है 12 होते हैं वस्तुएं, तो 10 दर्जन में कितने हो जाएंगे, 120। तो लिखेंगे रसायन विज्ञान। देखिए 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 10 दर्जन जो है रसायन विज्ञान है। देखिए प्रश्न संख्या 20 अपनी किताब से देखो, लिखा है किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान है। तो सबसे पहले लिखते हैं 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 10 दर्जन रसायन विज्ञान बराबर, ये बताइए एक दर्जन में कितने होते हैं, 12। तो 10 दर्जन में कितने हो जाएंगे, 10 गुणे 12 अर्थात 120। कुल मिलाकर की रसायन विज्ञान की संख्या 120 होगी। अब देखिए अगला दिया हुआ है कि 8 दर्जन भौतिक विज्ञान है। 8 दर्जन जो है भौतिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है। 8 दर्जन है तो 8 गुणे 12, 12 बटे 96 जो है भौतिक विज्ञान है। और कह रहा है कि 10 दर्जन अर्थशास्त्र है। अब देखिए 10 दर्जन जो है अर्थशास्त्र। अब देखिए 10 दर्जन अर्थशास्त्र है तो 10 गुणे 12, क्योंकि हम जानते हैं कि एक दर्जन में 12 होते हैं, 120 जो है अर्थशास्त्र होंगे। अब देखिए दिया हुआ है कि
विक्रय मूल्य क्रमशः 80, 60 और 40 है, तो कुल धनराशि बताओ। कह रहे 80, 60, 40। अब देखिए विक्रय मूल्य जो है क्रमशः दिया हुआ है 80, 60 और 40। मतलब कहने का अर्थ है कि रसायन विज्ञान का विक्रय मूल्य एक का जो है 80 रुपये है, भौतिक विज्ञान के एक का जो विक्रय मूल्य है 60 रुपये है, और अर्थशास्त्र की एक किताब का दाम जो है 40 रुपये है। तो एक जो है हम लिखेंगे एक रसायन विज्ञान का दाम या विक्रय मूल्य जो है 80 रुपये है। एक भौतिक विज्ञान का विक्रय मूल्य 60 रुपये है। अब देखिए एक अर्थशास्त्र का विक्रय मूल्य 40 रुपये है। यदि हम जानते हैं कि एक रसायन विज्ञान का 80 रुपये है, तो 10 दर्जन रसायन विज्ञान अर्थात 120 का कितना होगा। 80 का गुणा जो है 120 में गुणा कर देंगे, 12×96 9,600 रुपये होगा। लेकिन हम और उसके बाद से 60 का गुणा 96 में कर देंगे, 40 का गुणा 120 में कर देंगे और सबको जोड़ देंगे तो हमको मालूम हो जाएगा कुल कितनी कीमत होगी। लेकिन हमको इस तरीके से हल नहीं करना है, हमको जो है आव्यूह विधि द्वारा हल करना है। तो हम जो इसे आव्यूह विधि द्वारा ही हल करेंगे। कुल कीमत निकालना है। कुल कीमत मतलब कुल किताब की कुल कीमत है। ये कुल कीमत बराबर देखिए, एक किसी को हम रो में लिख देंगे और एक को कॉलम में कर देंगे, और उसके बाद से इन दोनों का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। इसको हम रो में लिख देते हैं 120, 96 और 120 गुणा, इसको जब हम कॉलम में लिख देंगे 80, 60 और 40 और गुणा कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 120 का गुणा 8 में 12×96 कितने जीरो, 1 जीरो, 1 जीरो, इसका 2 जीरो हो गया। 96 का गुणा जो है 60 में करना है, तो देखिए प्लस 6 का गुणा इसमें 6 में जीरो में करेंगे, जीरो आ जाए, मतलब जीरो का गुणा जीरो में, 6×6 के 36 के 6 और 6 9 54, 54 में 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 57, 5,760 रुपये। 12 का गुणा जो है 40 में 120 का गुणा जो है 40 में करना है, 12 चौका 48 लिख देंगे, कितने जीरो, 1 जीरो और 1 जीरो, इसके लिए 2 जीरो। ये हो गया हमारा कुल कीमत। अब इन सबको जोड़ देना है, 0 0 0 0। अब देखिए 0 6 और 0 6 और 8 7 15 15 और 6 हो जाएगा 21 के 1, हंसी लगा 2, 4 और 5 9 और 9 9 18, 18 2 20। ये हो जाएगा 20,160 रुपये। कुल किताबों की कीमत जो हो जाएगी 20,160 रुपये होगी। प्रश्न संख्या 20 का ये हल होगा। प्रश्न संख्या 21 और 22 के लिए ये दिया हुआ है कि x की कोटि जो है 2 क्रॉस n है, y की कोटि जो है 3 क्रॉस k है तथा z की कोटि जो है 2 क्रॉस p है, w की कोटि जो है n क्रॉस 3 है तथा p की कोटि जो है स्मॉल p क्रॉस 3 है। ये जो है कैपिटल P है, कैपिटल P की कोटि जो है स्मॉल p क्रॉस k है। अब इसमें जो है हमको हल करना है, हल करके प्रतिबंध बताना है। ऑप्शन लिख देते हैं। हेलो हेलो हाँ हेलो हेलो
देखिए प्रश्न संख्या 21 और 22 के लिए ये दिया हुआ है x बराबर कोटि दिया हुआ है 2 क्रॉस n, y की कोटि जो है 3 क्रॉस k है, z की कोटि जो है 2 क्रॉस p है और w की कोटि जो है n क्रॉस 3 है तथा कैपिटल P की कोटि जो है p क्रॉस k है। तो हमको जो है दिया हुआ है 21 में कि p गुणे y, यहाँ पर कुछ नहीं तो गुणे है, w गुणे y, तो n के p पर क्या प्रतिबंध होगा, क्या संबंध होगा, यह ऑप्शन दिया हुआ है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अब देखिए p की कोटि क्या है, p की सबसे पहले कोटि लिखते हैं, p की कोटि है p क्रॉस k है, प्लस गुणा करना है गुणा y की कोटि क्या है, y की कोटि है 3 क्रॉस k, प्लस जोड़ना है w की कोटि क्या है, W की कोटि है n क्रॉस 3 प्लस नहीं क्रॉस, अब इसमें भी y की कोटि क्या है, y की कोटि है आपका, y की इसमें कोटि है, y की कोटि है 3 क्रॉस k। अब देखिए नए अवयव की कोटि कैसे बनता है, इस बात को हम समझते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं कि कब दो अवयवों का गुणा संभव होगा। दो अवयवों का गुणा तभी संभव होगा जब प्रथम का रो और दूसरे का कॉलम बराबर हो, तभी दो अवयवों का गुणा आपस में बराबर होगा कि प्रथम का रो और दूसरे का कॉलम बराबर होगा, तभी जो है दो अवयवों का गुणा बराबर हो सकता है, अन्यथा बराबर नहीं होगा। देखिए प्रथम का रो और द्वितीय का कॉलम यदि बराबर होता है तो हम कह देंगे प्रथम का रो और द्वितीय का कॉलम, द्वितीय कॉलम माने इसके को, प्रथम का रो और द्वितीय का कॉलम यदि बराबर होता है तो हम कहेंगे कि गुणा संभव होगा। अर्थात यदि गुणा संभव है तो P बराबर क्या हो जाएगा, K हो जाएगा, P बराबर K, ये हमारा संबंध बन गया यहाँ से। यदि यह गुणा संभव है, तभी तो गुणा किया गया है, यह गुणा संभव है तो यह जो है हमारा P बराबर K बनना चाहिए, क्योंकि प्रथम का रो और द्वितीय का कॉलम जो है हमारा बराबर होगा तो हम कहेंगे कि गुणा संभव हो सकता है। और यह गुणा संभव होने के बाद से हम मान लेते हैं कि कैपिटल M आएगा, कोई अवयव जो है कैपिटल M आएगा। मान लें सपोज कर लिए कि इन दोनों को गुणा करने पर कोई ना कोई अवयव प्राप्त होगा, हमने मान लिया कि इन दोनों का गुणा करने पर कैपिटल M अवयव आएगा। अब देखिए हम लोग एक और फार्मूला पढ़े कि ये तो दो फार्मूला पढ़े, इससे पहले पार्ट में नहीं पढ़े हो तो पढ़ सकते हो, पहला पार्ट जो पढ़ सकते हैं हम पढ़ सकते हो। देखिए दो अवयवों का गुणा तब भी संभव होगा जब प्रथम का रो और द्वितीय का कॉलम बराबर हो, तो गुणा संभव होगा। और नए अवयव की कोटि मतलब दो अवयवों का गुणा करने के बाद से किस अवयव की कोटि मतलब कौन सा कोटि वाला अवयव बनेगा, वही जो है नए अवयव की कोटि, मतलब गुणा करने के बाद से किस कोटि का अवयव बन रहा है वही नए अवयव की कोटि होता है। तो नए अवयव की कोटि का फार्मूला लिखा चुके हैं, बता चुके हैं कि प्रथम का कॉलम और दूसरे का रो, प्रथम का कॉलम माने K, प्रथम का कॉलम और दूसरे का रो, यही जो है नए अवयव की कोटि होती है। अब देखिए प्लस दूसरे वाले को हम ले लेते हैं। दूसरे वाले में गुणा तभी संभव होगा जब प्रथम का रो और दूसरे का कॉलम बराबर हो। मतलब कहने का अर्थ है कि प्रथम का रो क्या है n, दूसरे का कॉलम क्या है k, अर्थात यहाँ पर बनना चाहिए संबंधी n बराबर k, तभी गुणा संभव होगा, क्योंकि ये गुणा करना है तो गुणा संभव है तभी गुणा करना है। और इस दोनों अवयव को जो है नए अवयव में हम कन्वर्ट कर देते हैं कि इन दोनों अवयव को गुणा करने पर हमको n अवयव प्राप्त होता है, कोई नया अवयव प्राप्त होता है, जिसकी कोटि क्या होगी, अब उसकी कोटि क्या होगी, नए अवयव की कोटि प्रथम का कॉलम और दूसरे का रो बराबर होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि नए अवयव की कोटि होगी। प्रथम का कॉलम दूसरे का रो और गुणा संभव है प्रथम का रो दूसरे का कॉलम। अब देखिए ये जो है क्या है हमारा, प्रथम का कॉलम 3 और दूसरे का प्रथम का कॉलम 3, दूसरे का रो भी क्या आ गया 3, ये नए अवयव की कोटि होगी। आ गया n बराबर k और यहाँ पर आ गया p बराबर k। अब देखिए दोनों को एक साथ लिख देता हूँ, p बराबर k, अर्थात यहाँ से क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि ये तो तीनों बराबर है, n बराबर p बराबर k। अब हो गया काम, इतना बन गया n बराबर p बराबर k। अब देखिए दो अवयवों को तभी जोड़ा जा सकता है
जब उनकी कोटि क्या हो, समान हो। दो अवयवों को तभी जोड़ा जा सकता है या घटाया जा सकता है जब उनके अवयवों की कोटि समान हो। ये देखिए कॉलम तो समान है, इसका मतलब ये भी समान होना चाहिए, अर्थात k बराबर क्या आ जाएगा 3, k बराबर 3। और देखिए k जो p के भी बराबर n के भी बराबर, तो n बराबर 3, p बराबर भी 3, k बराबर भी 3। तो ये हमारा संबंध बनेगा कि n बराबर p तथा k बराबर 3। अब देखिए पहला ऑप्शन दिया है k बराबर 3 और p बराबर n, मतलब इसमें से कोई भी ऑप्शन दे देगा हम उसको मार देंगे। यहाँ पर देखिए k बराबर 3 दिया है, लेकिन p की स्वेच्छा अपने मन से रखने के लिए कह दिया है। इसका मतलब कि हमारा जो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। प्रश्न संख्या 21 का पहला ऑप्शन ये सही होगा। यदि ये वाला जो है नए अवयव की कोटि या दो अवयवों का गुणा संभव नहीं पढ़े हो तो पार्ट नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 3.1 को पढ़ लो। अब जो है हम प्रश्न संख्या 22 के पास चलेंगे। अब देखिए प्रश्न संख्या 22 है, प्रश्न संख्या 22 है, यदि n बराबर p, मतलब n बराबर p दिया हुआ है तो अवयव 7x माइनस 5z की कोटि क्या होगी। और ऑप्शन दिया है p क्रॉस 2, 2 क्रॉस n और n क्रॉस 3 और p क्रॉस n, ये दिया हुआ है। हम देखिए यहाँ से हल करते हैं 7x माइनस 5z। अब देखिए x की कोटि क्या है, 2 क्रॉस n, क्योंकि ये जो है प्रश्न, ये जो दिया हुआ है प्रश्न संख्या 21 के लिए भी दिया है, प्रश्न संख्या 22 के लिए भी दिया है, 2 क्रॉस n हो जाएगा। z की कोटि क्या है, 2 क्रॉस p हो गया। देखिए तो दो अवयवों को कब घटा सकते, देखो पहले नंबर तो ये 7 से गुणा करना है, तो किसी भी अचर पद से किसी भी अवयव में गुणा करते हैं उसके कोटि में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये तो कोटि में 5 और 7 ये दो फालतू में दिए हैं, इसका कोई काम नहीं। देखो किसी भी अचर पद से हम गुणा करते हैं किसी भी अवयव में तो उसकी कोटि में कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हम जानते हैं कि दो अवयवों का तभी जोड़ या घटाना कर सकते हैं जब उसकी कोटि क्या हो, समान हो। इसका मतलब 2 बराबर 2 आ गया, इसका मतलब कि जो नए n बराबर p है, n बराबर क्या है, p है। तो बताइए इन दोनों को जोड़ेंगे, ये बताइए n बराबर p और 2 बराबर 2, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हम कह सकते हैं, देखिए ये जो दोनों की कोटि बराबर है, n बराबर क्या है, p है। तो हम लिख सकते हैं कि इन दोनों को जोड़ने के बाद से जो कोई भी अवयव प्राप्त हो, मान लेते हो सपोज कर लेते हैं कि m अवयव प्राप्त होता है, उसकी कोटि क्या है, n बराबर p है। तो ये बताइए 2 पहला पद बराबर है तो 2 रहेगा। और n जो है n भी लिख सकते हैं या हम 2 क्रॉस p भी लिख सकते हैं। काले n लिखे चाहे p लिखे, दोनों क्या है आपस में बराबर है। तो जो नए अवयव की कोटि हो सकती है 2 क्रॉस n हो सकती है या 2 क्रॉस p हो सकती है, ये दोनों हो सकते हैं। ये जो तो हमारा ऑप्शन बनेगा 2 क्रॉस n या 2 क्रॉस p। तो देखिए 2 क्रॉस p तो कहीं दिया नहीं है, ये जो दिया है तो p क्रॉस 2 दिया है, लेकिन p क्रॉस 2 कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए पहला रो जो है, पहला रो दोनों समान है, 2 रहेगा हमेशा। कॉलम n भी लिख सकते हैं, कॉलम p भी लिख सकते हैं, क्योंकि n जो है p के बराबर है, तो हम चाहे तो n लिखे चाहे तो p लिखे। तो 2 क्रॉस n जो है बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं सही होगा, क्योंकि रो 2 है और ये कह रहा है कि कॉलम p है और कॉलम 2 है, इसका मतलब यहाँ पर गलत दे दिया है, यहाँ पर 2 देना चाहिए, पहले 2 देता तो यही सही होता और ये भी सही हो जाता, दोनों सही होता। तो हमारा जो है ये वाला ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही होगा प्रश्न संख्या 22 का। यदि चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें और सवाल में कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करें।